नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर का नक्शा आज पास कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शों को पास किया गया है। लगभग 2,74,000 वर्ग मीटर ओपन एरिया और करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा। बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर के तैयार हो सकता है और मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह कहा है कि मंदिर की आयु कम से कम 1,000 वर्ष होगी और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी आईआईटी के इंजीनियरों की निर्माण कार्य में मदद ली जा रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 251 मीटर की भगवान श्री राम की मूर्ति लगाए जाने से पहले ही अयोध्या के प्रमुख जगहों पर श्री राम, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और राम सीता की ब्रॉन्ज की मूर्तियां लगाए जाने का अयोध्या विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव बनाया है और ये मूर्तियां राम की पैड़ी, रेलवे ब्रिज, नया घाट, राम घाट, गुप्तार घाट जैसी जगहों पर लगाई जाएंगी। साथ ब्रॉन्ज की मूर्तियों की लागत 1,67,00,000 के करीब आएगी और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया है कि इन मूर्तियों को लगाए जाने का एक प्रस्ताव आया है जिस पर विकास प्राधिकरण विचार कर रहा है और संसाधनों के अनुसार इन मूर्तियों को लगाया जाएगा। कुछ हमारे पास शिल्पकार आए थे, वो ब्रोंज की मूर्तियां बनाते हैं, उन्होंने उसका डेमो किया था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने में लग रही हैं और बहुत ही कम दाम पे, सिर्फ लागत पे वो करने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि ये मूर्तियां लगभग 1,000 साल तक इनकी लाइफ है। तो विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों को देख रहा है और जिस तरह के संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं और प्रयुक्त जगह पे देख के उनको लगाने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ लगाने की? अभी जो उन्होंने खुद सर्वे किया है, उन्होंने राम की पैड़ी का किया है, गुप्तार घाट का किया है, बृहस्पति कुंड का किया है, राजघाट पे किया है, तुलसी उद्यान का भी किया है। उनके कुछ इस तरह के प्रस्ताव हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है जिसके बाद अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह कहा है कि सरकार देश को गुमराह कर रही है। इसके अलावा लल्लू ने डॉक्टर कफील की रिहाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। मुझे लगता है कि ये अब पूरे देश को गुमराह करने की एक साजिश है। जहां रविशंकर प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखा है, जो लगातार अन्य देशों में वहाँ के पत्रकारों ने विस्तार से एक एक विषयों पर फेसबुक, व्हाट्सएप से भारतीय जनता पार्टी के जो समझौते हैं, जो एग्रीमेंट है, उन विषयों को, तथ्यों को उजागर करने का काम किया है। इन विषयों पर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरह अंबानी ने अपना शेयर होल्डर उसमें स्थापित कर उसे विकसित करने का जिम्मा लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जहां इस लोकतंत्र में व्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो गई है, पत्रकार, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोगों के खिलाफ ये सरकार लगातार मुकदमा लिख रही है, जेल भेज रही है। आदरणीय कफील खान के मुद्दों को लेकर जब सदन में मैंने उठाया था, पोस्टर लहराया था, तो मुख्यमंत्री जी ने तंज कसा था, मजाक उड़ाया था। और जिस तरह उनकी लगातार दमनकारी कार्य रहे, जिस रूप में लगातार उनके खिलाफ मुकदमे लिखकर जेल भेजने की कवायद रही, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। लोकतंत्र की जीत हुई, न्यायपालिका को धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के फेसबुक को पत्र लिखे जाने को लेकर के समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। माननीय रविशंकर प्रसाद जी बहुत सीनियर और बहुत गंभीर नेता हैं। जब वो इस तरीके की कोई बात कहते हैं तो अपने आप में उनके व्यक्तित्व से टैली नहीं करती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में
ज़्यादातर लोग झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जैसा नेता जब झूठ बोलता है तो तकलीफ भी होती है और हंसी भी आती है। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का अगर सबसे ज़्यादा उपयोग किसी ने हेट पॉलिटिक्स के लिए किया है, नफरत की राजनीति के लिए किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो आखिर ये बात क्यों उनको कहनी पड़ी या भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहनी पड़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ पैदल मार्च करके प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 5 दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने यह बताया है कि सेक्टर 18 में पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर के ज्ञापन सौंपने वाले थे। इस दौरान सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने उन्हें घेर लिया और जबरन गाड़ी में बैठा लिया। वहीं पीलीभीत में भूमि विकास बैंक के चुनाव के बाद मतगणना के समय बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। अपने समर्थित प्रत्याशी को हारते हुए देख बीजेपी नेता ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया और मतगणना स्थल पर ही हंगामा करने लगे। यही नहीं, बीजेपी नेता पुलिस क्षेत्राधिकारी और भारी पुलिस बल के सामने मतगणना कर्मियों को गाली गलौज करते हुए भी नजर आए। लेकिन प्रशासन ने मतगणना करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम है। आज राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 14 का स्थित बरौली का है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव को गोली मार दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दुर्गेश को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में इलाके में सनसनी फैल गई है इस मामले के सामने आने के बाद से, और पुलिस ने केस से जुड़े हुए एक आरोपी मनीष यादव को उसकी गाड़ी के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। 12 नंबर पे एक सूचना आई सेक्टर 14 में गोली चलने की। मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ सूचना सही पाई गई। आप वहाँ जाने के बाद घायल को तत्काल SHO पीजीआई और पुलिस के द्वारा वहाँ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मौके पे जाकर के पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग आपस में जमीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफ़ी देर आपस में बातचीत किए। उसके बाद नीचे उतर के आए, किसी बात पे कहासुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहासुनी थी और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को आने वाले समय में रोजगार और राजस्व दोनों ही दृष्टिकोण से एक आदर्श सेक्टर बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और धरातल पर जो खिलौना उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, क्या दोनों में कोई समानता है या प्रधानमंत्री के बातों से पूरी तरह से कारीगर इत्तेफाक नहीं रखते? कब से खिलौने में काम कर रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से? तो काम मिल जाता है बराबर? तेजी मंदी लगा रहता है। एक दिन की मजदूरी क्या मिलती है? अरे खाए भर मिल जाता है। और क्या? संतुष्ट हैं? अभी भी चला रहा है गाड़ी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि खिलौना, जो हमारा खिलौना उद्योग है, इसमें बहुत रेंज है, इसमें कमाने का बहुत स्कोप है। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से? क्या नाम है? गौतम सिंह। कितने साल हो गए खिलौने में काम करते हुए? 20 साल से। अभी क्या स्थिति है? नहीं, ठीक नहीं है इसका स्थिति। नहीं है ठीक। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बहुत स्पेस है, इसमें करियर बनाना चाहिए, इससे बहुत रुपया आएगा। मार्केट है ये नहीं है तो रुपया कहाँ से आएगा? तो क्या सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को? आपके परिवार के और कोई लोग हैं जो इस उद्योग में हैं? करीब 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो कितना मिल जाता है महीने का? वही बताया नहीं, 5,000 6,000 बस, 100 है। इसी में परिवार चलाना है? सारा जुगाड़ है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके हुनर का तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी, तो उसका कोई फायदा देखते हैं? तारीफ से पेट नहीं भरेगा ना। काम करना है, काम होता नहीं है, बिक्री होता नहीं है। जब माल बिकेगा नहीं तो फिर बनेगा क्या?
मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस तरफ उनका ध्यान केंद्रित हुआ है तो ज़रूर इसमें बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कुछ कमियाँ भी इसमें हैं जो कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको वो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए लड़ाई के लिए मैदान में, जैसे कि हर सुविधा मिलती है तो इसमें भी सुविधा चाहिए। लकड़ी हमको चाहिए, लकड़ी की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, कलर की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, और जो डिजाइनिंग की चाहिए हमको। तकनीकी तौर पर जो हमारा जो नई मशीनें हैं वो भी हमको चाहिए, तभी ये चीज़ हम उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। झांसी अस्पताल में आने वाले मरीजों से कोरोना संक्रमण के नाम पर दूरी बनाने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ खुद अस्पताल में इकट्ठा होकर कार्यक्रम आयोजित करने से भी नहीं चूकते। झांसी के जिला महिला अस्पताल का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां रिटायरमेंट पार्टी के नाम पर ओपीडी परिसर में भीड़ जमा कर ली गई है। कार्यक्रम के दौरान स्टाफ और अन्य लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। दुनिया को जागरूकता का संदेश देने वाला अस्पताल खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। अस्पताल के वायरल वीडियो में सीएमएस डॉक्टर वसुधा अग्रवाल भी बैठी हैं और माइक से बाकायदा अनाउंस भी किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण काल में नियमों और संक्रमण की संभावना से बेपरवाह आयोजन का आनंद वो लोग ले रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सुबह लोगों की आंखें भी नहीं खुली थी कि ताज नगरी आगरा में एक और एनकाउंटर हो गया। 48 घंटे पूरे होने से पहले एतमादुल्ला के नगला किशन लाल के दंपति और उनके बेटे की हत्या कर शव जलाने के मामले में फरार आरोपी का पुलिस से सामना हो गया और छत्ता क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात के बाद वो मानेसर भाग गया था, लेकिन लौटकर आते वक्त ही पुलिस से वो टकरा गया, जहां पर एनकाउंटर हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एतमादुल्ला थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। कल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एक मुठभेड़ में हुई थी, सुभाष और वकील। तीसरा जो एक मुख्य आरोपी है गजेंद्र सन ऑफ वीरपाल, उसकी आज एक खबर थी कि वो रामबाग की तरफ से जीवनी मंडी की ओर आ रहा है। कहीं बाहर से आया था, अपनी बाइक पे सवार है। जब थाना एतमादुल्ला और SOG की टीम ने थाना छत्ता को इसमें के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो उस व्यक्ति को रोकने की भी कोशिश की, परंतु वो रुका नहीं और उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसको भी चोट आई है। उसको SN मेडिकल में भर्ती किया गया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है और साथ ही में SHO छत्ता को भी हल्की चोटें आई है। इसमें क्या भूमिका रही सर इस आरोपी की? देखिए, ये वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड है इस केस में। जितना पहले 2 अभियुक्तों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही इसका भी इन्वॉल्वमेंट है और अभी इससे इंट्रोगेशन भी किया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी।
वहीं प्रयागराज में पितरों के निमित्त कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष वैसे तो आज से शुरू होकर के 17 सितंबर तक होगा, लेकिन उसके पहले मंगलवार को पूर्णिमा तिथि का पिंडदान और श्राद्ध किया गया। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई थी, उनके वंशजों ने विधि विधान से पिंडदान और तर्पण किया। दूर दराज से आए लोगों ने संगम तट पर तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच श्राद्ध पूजन इत्यादि किया और संगम में डुबकी लगाकर के तर्पण करके पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना की। वहीं आज प्रतिपदा का श्राद्ध किया गया। तो भगवान विष्णु का मुख प्रयाग में है, नाभि काशी में है, चरण गया में है। ये क्रम पूरा कर लेने से अपने सभी पितरों का 3 पीढ़ी पितृकुल का, 3 पीढ़ी मातृकुल का, इनका सबका उद्धार होता है। तो इसी निमित्त प्रयाग से ये कार्य शुरू होता है। यहाँ मस्तक मुंडन करके लोग पिंडदान शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्थान में त्रिवेणी, काशी में 2 स्थान में, मणिकर्णिका और दशाश्वमेध में, और गया में 3 स्थान में, विष्णुपाद, अक्षयवट और फाल्गु में। ये क्रम पूरा करते हैं, तब इनके सभी पितरों को पिंड प्राप्त होता है और उनकी गति होती है। बुलंदशहर में शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव जखेता में एक छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर के अपनी जान दे दी। आरोप है कि छात्रा गांव के ही 3 मंचलों से परेशान थी। लगातार इनके उत्पीड़न बढ़ते जा रहे थे और परेशान होकर के छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप भी लगाए हैं और पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना क्षेत्र में चर्चे का विषय बनी हुई है फिलहाल, और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने यह बताया है कि छेड़छाड़ से तंग आकर के छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ग्राम पोस्ट जखेता जी। मेरा परिवार गांव में अकेला रहता है। मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं जी। मैडम और मेरा लड़का मेरठ गए हुए थे। मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की घर पे अकेली थी। घर से उठा करके 3 लड़के लेकर के गए गांव के बाहर जा करके खेत में। उसके साथ में बदतमीजी की। उसकी वीडियो भी बनाई, जो कि उन लड़कों के फ़ोन में अभी भी वीडियो है जी। उसके बाद कल शाम 6 बजे पता पड़ा, घर से फ़ोन आया कि लड़की ने जहर खा लिया जी। तो वो जहर आया कहाँ से? मेरे घर में कुछ नहीं है जी। कप्तान साहब ने बोला है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सलूशन नहीं निकाला उन्होंने। जितने नाम दिए, लड़की को दिला दो, वो हमारे साथ इंसाफ हो। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था अब पूरी तरह से बिगड़ रही है और जिसके चलते सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार को आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वहां पर किया है। और वहीं आप कार्यकर्ताओं के सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी कर बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा। हमारी मांग यही है कि ये कानून और व्यवस्था की जो स्थिति चल रही है, ये पूरी तरह से भंग है। योगी सरकार को 1 मिनट भी शासन में रहने का हक नहीं है। उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल को उसको बर्खास्त करना चाहिए। हर मोर्चे पर योगी सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। किसी जो उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस पूरे शासन में योगी सरकार ने सिर्फ जनता को दुख दिए, इसके अलावा उससे कोई काम नहीं। यूपी के अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद तनाव के हालात हैं और मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामू भांजे इलाके का है। यहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंच करके घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दोनों पक्षों में झगड़ा किसी मामूली बात को लेकर के ही हुआ था और पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। ये देखिए, समुदायों के बीच की बात नहीं है, ये 2 पक्षों के बीच की बात है। इसमें आपस में किसी छोटी सी कहासुनी को लेके वाद विवाद हुई, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई और किसी ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंके हैं। 2-3 लोगों को चोटें भी आई हैं। उनको हम लोग ले जाके उनका चिट्ठी मजरूरी बनवा के उनका मेडिकल करवाया गया है। सम्यक धाराओं में जो आक्रामक पक्ष है उसके विरुद्ध
यूपी के एटा में एसडीएम सदर और नगर पालिका ने शहर के बाजारों में हो रहे अतिक्रमण को हटवाया है और एसडीएम अबुल कलाम ने यहां पर बताया कि लोगों की शिकायत पर अतिक्रमण को हटवाया गया है और चेतावनी देते हुए यह भी कहा गया है कि आगे से अगर अतिक्रमण किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका के ईओ डॉक्टर दीप ने यह बताया है कि इसकी शुरुआत पटियाली गेट पुलिया से हुई है और वहां कुछ लोगों का चिन्हीकरण किया गया है और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। बता दें कि शहर में आगे भी ये अभियान चलाया जाएगा। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो IRS कंप्लेन भी थी, माननीय कमिश्नर साहब को संबोधित की। कुछ नाले और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की और जिसके तहत आज ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें शुरुआत हमने पटियाली गेट जो पुलिया है वहाँ से शुरुआत की। वहाँ पे कुछ चिन्हीकरण किया, लोगों को नोटिस भी दिए और वहाँ पे कुछ हटवाया भी है और उसके बाद हमने एक मामला था आवास विकास का, उस पर अतिक्रमण था वहाँ पे। यूपी के गाजियाबाद में विजयनगर से अपहरण कर कैब चालक की हत्या का मामला सामने आया है और कैब चालक शिवम की हत्या के बाद चेहरे को तेजाब से जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। दरअसल 2 दिन पहले से शिवम लापता चल रहा था और परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी। मोबाइल पर जीपीएस के लोकेशन के आधार पर गाड़ी को बरामद करने के बाद शिवम की तलाश की गई। शिवम का शव मसूरी थाना क्षेत्र में मिला था और वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, अपहरण करके कैब चालक की हत्या का ये पूरा मामला जब सामने आया तो उसके बाद जब उसकी जांच की गई तो ये भी पता चला कि चेहरे को तेजाब से भी जलाया गया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। 2 दिन पहले से शिवम लापता चल रहा था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, उसी के आधार पर मोबाइल पर जीपीएस की लोकेशन के आधार पर गाड़ी को बरामद किया है और शिवम की तलाश की गई। शिवम का शव जो है वो मसूरी से मिला है। मसूरी थाना क्षेत्र में शिवम का शव पाया गया है और पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और आगे की तलाश में अब जो आरोपी हैं, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा। अच्छा, यहाँ पर कोई बॉडी मिली है जी। कैसी हालत में मिली है, कौन है, कहाँ के हैं? सर ये हमारा दोस्त ही है, गाड़ी चलाता है और 2 दिन से ये गायब था तो पुलिस को इतला दी थी। फिर हमें ये यहाँ कौशल्या के जंगल में मृत अवस्था में मिले। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता लगे कि यहाँ पर ये सर पुलिस के जरिए मतलब ढूंढा गया, जब पता पड़ी। घर से कब के गए हुए, क्या क्या? ये संडे को गए थे बुकिंग लेके, ओला उबर वाली बुकिंग लेके गए थे और फिर हमने फ़ोन भी किया था रात के 11:30 बजे। बात हुई थी कि घर आ रहे हैं 10 मिनट में। फिर इसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ, गाड़ी जो है उधर मिली गोविंदपुरम में और लड़का। यूपी के झांसी जिले के पुंछ थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी हुई बस आगे खड़े डंपर से जा टकराई। झांसी के पुंछ थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बस चालक ने बस को आगे एक डंपर से ओवरटेक करने का प्रयास किया और इसी दौरान अचानक से संतुलन बिगड़ गया और बस डंपर से जा टकराई, जिसमें करीब 5 यात्री घायल हो गए और बस के यात्रियों में चीख पुकार मच गई और आनन फानन में सूचना पाकर के पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यह भीषण दुर्घटना हुई है। एक डंपर से जा टकराई बस और इस हादसे में करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे के बाद जिस तरीके से यात्रियों से भरी हुई थी बस और बस में चीख पुकार मच गई, लेकिन जिस तरीके से जो लोग घायल हुए थे और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया, अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये बताया गया है कि ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी बस चालक की तरफ से और इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हुआ जिसमें 5 यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका भैया? पिंटू कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देवरिया से सूरत। क्या हुआ, कहाँ पे घटना हुई है? पूछ पुल है वो गिरी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।